नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास अनसुनी यात्राओं की नायिकाएं का दूसरा भाग। इसी बीच में से चाय ले आई। मैं वकील साहब के वर्णन प्रवाह को बाधित नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्हें चाय लेने के लिए संकेत किया। एक घूंट पीकर उन्होंने आगे कहना शुरू किया। ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही थी, हमारी बातें अपनी रफ्तार में। उसके बात करने का अंदाज बिल्कुल कुल मिलाकर ठीक ही था। शुरू में वह मुझसे प्रश्न कर रही थी, लेकिन बाद में उसका वही अपना मायका, अपनी ससुराल, बस इसी दो बिंदु पर ही वह बोल रही थी। इतनी ही देर में वह आश्चर्यजनक ढंग से कुछ ऐसे घुल मिल गई जैसे न जाने कितनी गहरी मित्र है। मैंने सोचा चलो हंसते बोलते रास्ता कट जाएगा। इसी तरह करीब आधा पौन घंटा बीता होगा कि उसका बच्चा जाग गया। उसने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। वह उसे दूध पिलाने जा रही थी। यह समझकर मैंने तुरंत उठते हुए कहा, आप बच्चे को देखिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन उसने तुरंत ही कुर्ती को थोड़ा ऊपर उठाकर एक स्तन बड़ी लापरवाही के साथ बाहर निकाला। बेहिचक निकुल बच्चे के मुंह में देती हुई कुछ अलग ही अंदाज में कहा, बैठिए ना, यहाँ कौन देखने आ रहा है। यह बात और है, इसे कहने की उसकी जो शारीरिक भाषा थी, यह बात और इसे कहने की उसकी जो शारीरिक भाषा थी, उसमें मुझे कुछ क्या कई अर्थ छिपे हुए दिखे। इससे मेरे मन और शरीर दोनों में ही अलग अलग तरह की क्रियाएं हुई। शरीर जहां उसकी बात पूरी होने से पहले ही बैठ गया, वही मन कह रहा था कि यह ठीक नहीं है, यह नादानी कर रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी नादान बन जाऊं। मुझे इसके रोकने के बावजूद हट जाना चाहिए। मन उचित अनुचित सोचता ही रह गया, लेकिन शरीर वहीं जम गया। वह बच्चे को दूध पिलाती हुई उसी के अंदाज में उसे बुलकारती, बोलती, बतियाती भी जा रही थी। बच्चा भी पुच्छ पुच्छ की आवाज़ करता हुआ दूध पीता जा रहा था। हाथ पैर भी चलाता जा रहा था। एक हाथ बार बार स्तन पर पट पट मारता, कभी खरोचने सा लगता। माँ बेटे की इस अद्भुत क्रीड़ा को मेरी आंखें सब कुछ बुलाकर देखने लगी। उसके स्तन बहुत भारी और उतने ही ज़्यादा दूध से भरे हुए लगे रहे थे, एकदम कसे हुए। मैंने सोचा यह उन माओं की तरह दूध क्यों नहीं पिलाती जो भीड़ में बच्चे और स्तन को इस तरह ढक लेती हैं, इस तरह से ढक लेती हैं कि सरसों भर भी शरीर नहीं दिखता। यह उनके उलट जितना हो सकता है उतना ही ज़्यादा शरीर खोले हुए है। जरा भी संकोच नहीं कि एक बाहरी मर्द बैठा हुआ है जिसे खुद ही जाने से रोक कर बैठा लिया है। साड़ी भी बेवजह फिर से घुटनों तक चढ़ा ली है। वकील साहब की इन बातों को सुनकर मैं स्वयं को रोक नहीं सका। मैंने तुरंत ही कहा, स्पष्ट कहा, मुझे लगता है यहाँ संशय वाली कोई बात ही नहीं थी वकील साहब। ऐसे में हर कोई हट जाता है, आपको भी यही करना चाहिए था। मेरी आवाज़ सुनकर वकील साहब बोले, पहले पूरी बात तो सुनिए, तब आपको यहाँ और बाकी जगह में अंतर क्या है मालूम हो जाएगा। मैंने उससे पूछा, बेटा कितने महीने का हो गया? उसने कहा, अगले महीने में 6 महीने का हो जाएगा। तो अभी तो केवल दूध पर ही रहता होगा। वह बोली, हाँ, अभी खाली अपना दूध पिलाती हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा था कि 6 महीने तक कुछ और नहीं, खाली अपना दूध पिलाना। यह तुम्हारे बच्चे के लिए अमृत है, अमृत। इसको हमेशा स्वस्थ बनाए रखेगा, इसलिए खाली अपना दूध ही पिला रही हूँ। हम तो सोच रहे हैं कि 6 महीने बाद भी खाली अपना ही दूध पिलाते रहें। मेरा भैया और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना। डॉक्टर ने बताया ही होगा कि 6 महीने बाद दूध के साथ साथ जो भी खाना बनाना वह भी थोड़ा थोड़ा खिलाती रहना, नहीं तो यह मजबूत नहीं होगा। उम्र के हिसाब से खाना ज़्यादा चाहिए, खाली तुम्हारे दूध से इसका पेट नहीं भरेगा। मेरी इस बात पर वह बोली, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, डॉक्टर तो न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। मेरे बच्चे का पेट मेरे दूध से ही भर जाएगा। हमारे दूध बहुत होता है, देखो, एक से ही पेट भर कर पी चुका है और दूसरा भी। इतना कहते हुए उसने एक झटके से दूसरा स्तन बाहर निकाला और उसका निपुल कस के दबा दिया। दूध की कई पतली धाराएं कुछ दूर तक चली गईं। उसकी बात बिल्कुल सही थी। स्तन ऐसे बिकट तना हुआ था कि मानो खूब हवा भरे गुब्बारे की तरह फटने ही वाला है। सच कहूँ तो कुछ सेकंड को मैं उसकी इस हरकत से स्तब्ध रह गया था। मैं बड़ी कोशिश करके भी अपनी दृष्टि उसके
स्तनों पर से हटा नहीं पा रहा था। दूध की धार निकाल कर उसने एक नज़र मेरी आंखों में देखा, कुछ इस भाव से कि अब बताओ मैंने ठीक कहा कि नहीं। वह बच्चे को फिर से दुलारने लगी, लेकिन स्तन को कुर्ती में वापस नहीं ढका, वे खुले ही रहे। वह बच्चे के साथ खेलती रही, निरर्थक बातें भी बोलती रही। इसी बीच गाड़ी धीमी होने लगी। मैं अंदर ही अंदर बहुत तेज उबलना शुरू हो गया था। मन में डरावने काले बादलों का भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ था कि जैसे या बच्चे को प्यार दुलार रही है, वैसे ही मैं पूरे प्यार से हाथों में लेकर इसके स्तनों को दुलारूं, प्यार करूं। वकील साहब की इस इच्छा पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन स्थितियों में उनके जैसे व्यक्ति क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका मुझे अनुमान है। इसलिए मैं शांत उन्हें सुनता रहा, जबकि वह सोच रहे थे कि उनकी ऐसी इच्छा सुनकर मैं कुछ अवश्य बोलूँगा। कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह आगे बोलते रहे। उन्होंने कहा, इस समय मैं एक साथ 3 मोर्चों पर संघर्षरत था। मन कभी कहता या करो, कभी कहता या ना करो। शरीर कहता उसका खुला प्यार भरा निमंत्रण क्यों ठुकराते हो। अगले ही क्षण कहता या सोचना भी अनुचित है। जिसे तुम खुला निमंत्रण समझ रहे हो सकता है या उसकी निष्कपट निष्कलुष भावना के कारण हो। उसके मन में वह खोट व भावना हो ही ना जैसा तुम सोच रहे हो। वह तुम्हें निष्कलुष समझकर निर्लिप्त भाव से या व्यवहार कर रही हो, या उसका एक सामान्य सा व्यवहार हो। उसके मन में रंच मात्र को भी कोई शारीरिक भोग की बात होगी ना। मेरा यह अंतर्द्वंद जारी रहा, लेकिन ट्रेन एक छोटे से स्टेशन नारायणपुर अनंत पर खड़ी हो गई। मन में आया, चलो चाय नाश्ता करते हैं, इसे भी कराते हैं। बेचारी बच्चे को बराबर दूध पिला रही है, लेकिन घंटों से खुद कुछ भी खाया पिया नहीं है। मैंने चलते समय जो कुछ खाने पीने को लिया था वह उससे संवाद शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। मैंने उससे कहा, उस तरफ मेरा सामान रखा है, जरा ध्यान रखिएगा, मैं चाय नाश्ता लेकर आता हूँ। मैंने सोचा था कि वह संकोच करेगी, लेकिन उसने बड़े ही करीबी मित्र की तरह निसंकोच कहा, केला संतरा मिल जाए तो वह भी ले लेना। मैंने कहा, हाँ, जरूर ले आऊँगा। मैं यह सोचते हुए निकला कि सही मायने में फ्रैंकनेस, बोल्डनेस यह है। इतने साल हो गए वकालत करते हुए मुझे, लेकिन खाने पीने के मामले में दोस्तों से भी ऐसे बेहिचक नहीं कह पाता। आधा एक घंटा पहले परिचित हुए किसी व्यक्ति से तो कभी कह ही नहीं सकता। उनकी इस बात पर मैंने हंसते हुए कहा, वकील साहब, जब आपने उसे अपने बच्चे को स्तनपान कराते समय अकेला नहीं छोड़ा, वहाँ बैठे रहने, ब्रेस्ट फीडिंग जैसे विषय पर बात करने में संकोच नहीं किया, तो वो क्यों संकोच करती। खैर बताइए, उसे क्या क्या खिलाया पिलाया। मेरी यह बात सुनकर वकील साहब थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, हाँ ठीक कह रहे हैं। जब ज़्यादा संवेदनशील विषय पर मैंने संकोच नहीं किया तो उसे भी ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं था। हाँ, तो वह मेरे सामान की रखवाली करने के लिए अपनी जगह से बच्चे को लिए हुए गैलरी तक खिसक आई, जिससे सभी आने जाने वाले पर वह ठीक से नज़र रख सके। स्टेशन करीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। सहयोग से एक फल और चाय नाश्ते वाला दरवाजे के सामने ही थे। मैंने पहले केला संतरा लिया कि कहीं ट्रेन के चल देने पर ना ले पे आया तो यही कहेगी कि जानबूझकर नहीं लिया, भले ही चाय रह जाए। पहले उसकी फरमाइश पूरी करनी है। मेरा प्रयास सफल रहा। मैं फल के साथ साथ चाय नाश्ता बिस्कुट नमकीन आदि आसानी से लेकर वापस पहुंच गया। सामान उसके सामने ही रख ही पाया था कि ट्रेन चल दी। खाने पीने की चीज़ें देखकर वो बोली, अरे यह तो बहुत ज़्यादा ले लिए हो। मैं उसके सामने चादर पर ही बैठ गया। नमकीन बिस्कुट का पैकेट खोलकर उसे दिया। पैंट की वजह से ज़मीन पर बैठने में मुझे मुश्किल हो रही है। यह समझते ही उसने कहा, पैर फैलाकर आराम से बैठ जाइए। मुझे उसकी बात माननी पड़ी क्योंकि मैं ठीक से बैठ नहीं पा रहा था। उसने बच्चे को फिर उसी के बिस्तर पर आराम से सुला दिया था। उसका बेहद मासूम चेहरा देखकर उसे गोद में लेने खिलाने का मन कर रहा था, लेकिन सोचा अभी माँ का दूध पीकर सोया है, कच्ची नींद में उठाया तो रोएगा।
चाय नाश्ते के साथ ही उसकी बातें पहले ही की तरह चलती रहीं। वह शौहर की बातें बताने लगी कि कैसे उसने पहले उसके आसपास मंडरा मंडरा कर बात शुरू की, फिर इसके के रास्ते पर ले आया। उससे अकेले मिलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता। मिलते ही बोलता, बाद में बाहों में जकड़ पहले लेता। कपड़ों में इतनी जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में हाथ डालता, खींचता, उतारता कि अक्सर उसके कपड़े फट जाते थे। नमकीन और चाय की तरह उसकी बातें भी मुझे तीखी और गर्माहट भरी लग रही थी। वह दोनों पैर सीधे फैलाए हुए बैठी थी। साड़ी फिर से घुटने से ऊपर थी। गेहुए रंगत के उसके सुडौल पैर किसी को भी गहरा आमंत्रण देने के लिए काफ़ी थे। उसने अब तक कुर्ती नीचे करके स्तन तो ढक लिए थे, लेकिन ऊपर की दोनों बटन खुली हुई थी, जिससे करीब करीब आधी छातियाँ दिख रही थीं। गर्म चाय के साथ हमारा नाश्ता चल रहा था। गाड़ी आउटर क्रॉस कर अपनी रफ्तार पकड़ने ही वाली थी। मैंने चाय का कुल्हड़ आखिरी घूंट पीने के लिए उठाया ही था कि फचाक की आवाज़ के साथ ढेर सारा कीचड़ पानी भरा गुब्बारा खिड़की से टकरा कर हमें भिगोता गंदा करता आगे तक चला गया। होली का रंग हुड़दंग चल रहा है, इसका ध्यान मुझे बिल्कुल नहीं था कि खिड़की बंद करके रखता। हम दोनों हड़बड़ा कर सीधे बैठ गए। हमारे कपड़े, चाय, नाश्ता, चादर सब गंदे हो गए। गनीमत ये आ रही कि उसने बच्चे को करीब करीब सीट के नीचे लिटाया था, जिससे वह बाल बाल बच गया। मैंने सबसे पहले उठकर आमने सामने दोनों ओर की खिड़कियां बंद की, शीशे वाली को छोड़कर, जिससे रोशनी बनी रहे। नमकीन, बिस्कुट, केले, संतरे मैंने सब बाहर फेंक दिया। केले संतरे के लिए उसने रोकते हुए कहा, अगले स्टेशन पर साफ पानी से धो लेना, लेकिन कीचड़ के कारण मेरा मन नहीं माना। मैंने उन्हें भी फेंक दिया और कहा, दूसरा ले लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन्हें खाकर हमें कोई बीमारी हो। लंबी जर्नी है, हर तरफ छुट्टी है। मुझे हुरियारों की इस कीचड़ होली हुड़दंग पर गुस्सा आई कि अगर चोट चपेट लग जाती, बच्चा चोट खा जाता तो। उसने कहा, त्यौहार मज़े के लिए मनाया जाता है, कीचड़ माटी फेंके में कौन सा मज़ा है? आमने सामने खेले रंग तो मज़ा भी है। कुछ देर तो वह बिल्कुल सन्नाटे में आ गई थी। फिर उठी, बच्चे को सीट पर लिटा कर कहा, जरा भैया को देखे रहिए तो मैं सब साफ कर दूं। मैंने कहा, चादर वगैरह झाड़ लीजिए, चलिए दूसरी तरफ बैठते हैं, ज़मीन कहाँ तक साफ करेंगे। मैंने बच्चे को संभाला तो उसने सारा सामान वहाँ ले जाकर रखा जहाँ मेरा सूटकेस था। हम वहीं पर जाकर बैठ गए। पहले की तरह उसने चादर को उल्टा करके बिछा दिया था। बच्चे के लिए उसने डोलची से तौलिया निकाल कर सीट के नीचे ही बिछाया और उसे उसी पर लिटा दिया। वकील साहब कुछ रुके तो मैंने कहा, इस कीचड़ होली ने आप दोनों के आनंददायी जलपान को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया था। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया था। हमें कपड़े बदलने पड़े। अब जरा और ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको मेरे और उसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालने या विचार बनाने में आसानी होगी। उसने बैग से पहनने के लिए दूसरी साड़ी निकाली तो मैं वहाँ से हटने लगा। इस पर वह बोली, बैठे रहिए, मैं इधर बदल लूँगी। मेरे उठने तक उसने साड़ी खोलकर अलग करनी शुरू कर दी। वह एकदम बीच में थी, मैं खिड़की की तरफ था, इसलिए निकल भी नहीं सकता था। साड़ी खोलकर उसने उसकी मिट्टी वगैरह को थोड़ा आगे बढ़कर झाड़ा। मुझसे न्यूज़पेपर का एक पन्ना लेकर उसमें लपेटकर डोलची में रख दिया। मैंने सोचा, यह सब करने से पहले कम से कम ये दूसरी वाली साड़ी तो पहन लेती। मेरे सामने खाली पेटीकोट कुर्ती में है। कुर्ती जहाँ नाभि से थोड़ा नीचे तक थी, तो पेटीकोट उसने एकदम नीचे पेट और स्त्री अंग की बिल्कुल संध रेखा पर बांधा हुआ था। उसका पूरा शरीर बड़ा गठा हुआ संतुलित सांचे का लग रहा था। मैंने सोचा, पता नहीं संतुलित सांचे की तरह इसकी सोच संतुलित है कि नहीं। शौहर से इसके झगड़े का कारण कहीं इसकी यह अजब गजब बोल्डनेस तो नहीं है, या है ऐसे समाज से जहाँ औरतों की जिंदगी पर्दे में शुरू होकर पर्दे ही में ख़त्म हो जाती है। लेकिन यह है कि कितने आराम से मेरी ही तरफ मुँह करके साड़ी बांध रही है। ऐसी बोल्ड औरत तो आज तक नहीं देखी। बोगी में और लोग होते तो
क्या यह तब भी ऐसे ही करती? साड़ी पहनने से पहले वह मुँह हाथ धो आई थी, डोलची से साबुन लेकर गई थी, काफ़ी सफाई पसंद लग रही थी। अब वह काफ़ी फ्रेश दिख रही थी। यह सब करके वह नीचे बैठती हुई बोली, और कपड़ा रखे हो तो आप भी बदल लीजिए, कॉलर कंधे पर काफ़ी गंदा है, गीला भी हो रहा है। मोहतरमा तुम कुछ सोचने दो तब ना, या सोचते हुए मैंने कहा, हाँ देखता हूँ, एक सेट कपड़ा है। एक सेट कपड़ा तो है लेकिन प्रेस नहीं है। इस समय प्रेस का क्या मतलब? त्योहार भी ऐसा है जिसमें लोग पुराने कपड़े ही पहन कर निकलते हैं। मैं अपनी जर्नी के हिसाब से 4 सेट कपड़े लेकर गया था। उसकी इस बात पर मैंने कहा, हाँ सही कह रही हैं, 3 पहले ही मैं पहन चुका था। मोहतरमा की इस बात से मेरा ध्यान अपनी इस गलती पर गया कि मैंने ऐसे मौके पर वाकई नया और कीमती कपड़ा पहना हुआ है। यह निश्चित ही बेवकूफ़ी भरा है। खरीदने के बाद मैंने चौथी बार वह ड्रेस पहनी थी। मैंने उससे कहा, आप सही कह रही हैं। यह कहते हुए मैंने सूटकेस खोला, ऊपर रखी तौलिया हटाई और इसी के साथ अपनी मूर्खता पर मन ही मन अपना सिर पीट लिया। दरभंगा से जो 5 लाख रुपए लेकर चला था वह और ज्वेलरी के डिब्बे एकदम मोहतरमा के सामने थे। मैं कुछ देर समझ ही नहीं पाया कि क्या करूं। तभी मोहतरमा की आवाज़ ने जगाया, बड़ा पैसा गहना भरे हुए हैं? मैंने कहा, हाँ कुछ काम से ले गया था, बैरंग लौटना पड़ा। यह कहते हुए मैंने जल्दी से पैंट शर्ट निकाली, पैसे, डिब्बे, बाकी सब सामानों को एकदम नीचे डाला और लॉक कर दिया। इतना भी ध्यान नहीं रहा कि अभी कपड़े चेंज करूंगा तो उन्हें रखना भी तो है। वकील साहब की यह बात सुनकर मैंने कहा, दरअसल आप पैसों और ज्वेलरी की सिक्योरिटी को लेकर हड़बड़ाहट में आ गए थे, डर से गए थे। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। अचानक वो सब हुआ तो खैर, इसके साथ ही मैं बड़े असमंजस में पड़ गया कि सूटकेस छोड़कर चेंज करने दूसरी तरफ जाऊं कि ना जाऊं। मेरी गफलत देखिए कि अचानक ही बोल पड़ा, आप थोड़ा उधर की तरफ मुँह कर लें तो मैं चेंज कर लूं। गाड़ी पूरी रफ्तार से चली जा रही थी। मेरी बात पर वह बड़ी अर्थ भरी हंसी एक तरह से मेरा उपहास उड़ाया और दूसरी तरफ घूम गई। मैंने मन में कहा, गजब की औरत है यार। पैसों की चिंता में मैं वहीं चेंज करने लगा, यह सोचते हुए कि जब यह औरत होकर मेरे सामने निसंकोच चेंज कर सकती है तो मुझे संकोच करने की क्या ज़रूरत। मैं शर्ट पैंट के अंदर करके ठीक कर ही रहा था, बेल्ट का बक्कल खड़खड़ा रहा था कि तभी अचानक ही वह पलटती हुई बोली, पहन लिया? मैं सकपका गया। मैंने तब तक पैंट के हुक्स तो लगा लिए थे लेकिन चेन बंद नहीं कर पाया था। उसे जल्दी से बंद करते हुए कहा, हाँ बस पहन ही लिया है। वह बोले, बेल्ट की आवाज़ से हमें लगा कि पहन चुके हो। मैंने कहा, चलिए कोई बात नहीं, पहन ही चुका हूँ। यह कहते हुए मैंने सूटकेस में कपड़ा रख कर उसे सीट के नीचे रख दिया। पैसे का भेद खुल जाने के कारण मेरा मन भीतर ही भीतर कुछ अजीब सी आशंकाओं में डूबने उतराने लगा था। इस बीच उसने 2 बार अपना हाथ पीछे गर्दन पर चोटी की तरफ ले जाकर टटोलते हुए कहा, शायद इधर कुछ लगा हुआ है। फिर उसने हाथ वापस लाकर देखा तो वह अच्छा खासा कीचड़ था। उसने आसपास और टटोला तो और कीचड़ मिलने पर खिन्नता प्रकट करती हुई बोली, हम समझ रहे थे खाली पानी होगा, सूख जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन यह तो किसी गड्ढे वड्ढे का गंदा कीचड़ है। अब इसको भी बदलूं। यह कहते हुए उसने बैग से नीले रंग की दूसरी कुर्ती निकाली। मैंने सोचा कीचड़ लगा है तो यह टॉयलेट में जाकर धोएगी, वहीं बदल भी लेगी, लेकिन अगले ही पल में स्तब्ध रह गया। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? सुनिए। क्योंकि पलक झपकते ही उसने गंदी कुर्ती उतार कर किनारे रख दी और साफ वाली कुर्ती को पहले सीधा किया, फिर हाथ ऊपर उठाकर एक बार में गले में डालकर नीचे खींच दिया। मैं एकदम संज्ञा शून्य सा उसके कमर से ऊपर सांवले सुडैल जिस्म पर से दृष्टि नहीं हटा पाया। उसकी भारी छातियाँ, गोल मजबूत गर्दन,
जामुन से ज़्यादा जामुनी बड़े निपुण ने मुझे जड़ कर दिया था। वैसे तब तक तो आपके लिए आश्चर्य वाली कोई बात रही नहीं गई थी। मैंने वकील साहब से कहा तो उन्होंने पूछा क्यों? तो वह बोले क्योंकि करीब करीब वो सारा हिस्सा तो वो आपके सामने काफ़ी पहले से ही प्रदर्शित करती चली आ रही थी। उसने कुछ छिपाने के लिए बचाया ही कहाँ था। वकील साहब ने कहा काफ़ी हद तक आपकी बात सही है, लेकिन तब तक बीच में उसकी कुर्सी कहीं ना कहीं रहती थी, एक आड़ सी बनी रहती थी। इस बार वह आड़ भी उसने क्षण भर में खत्म कर दी थी, इसलिए मैं आश्चर्य में पड़ा स्तब्ध हुआ। वह हर काम बिना लाग लपेट निसंकोच कर रही थी। एक बार फिर मुझसे पेपर लेकर गंदी कुर्सी उसमें लपेट कर डोलची में रख दी और साबुन निकाल कर चली गई बाथरूम की ओर। धो धाकर लौटी तो बोली अच्छा जी का जंजाल कर दिया इन सब ने। फिर अपनी जगह बैठते हुए पूछा अगला स्टेशन कितनी देर में आएगा? मैंने कहा करीब आधे घंटे बाद। सोच रही हूँ कि सारे दरवाजे बंद कर दूँ। हुड़दंगी कहीं स्टेशन पर रंग पानी लेकर अंदर आ गए तो बड़ी मुश्किल होगी। अब और कपड़े न आपके पास हैं न मेरे पास। मेरा बच्चा भी कहीं भीग गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने कहा ठीक कह रही हूँ, लेकिन स्टेशन आने पर तो खोलना ही पड़ेगा ना, कोई सवारी चढ़ने वाली हुई तो। इस पर उसने बड़ी लापरवाही से कहा सारे डिब्बे तो खाली पड़े हैं, किसी और में चढ़ जाएगी। जब तक वह दरवाज़ा बड़बड़ाएंगे खुलवाएंगे तब तक तो गाड़ी चल देगी। आप बच्चे का ध्यान रखो, मैं सारे दरवाजे बंद करके आती हूँ। वह उठने लगी तो मैंने सोचा कि यह शिष्टाचार के विरुद्ध है। उससे कहा नहीं नहीं, आप बच्चे के पास बैठिए, मैं बंद करके आता हूँ। मैं जब सारे दरवाजे बंद कर रहा था तो मन में आशंका पैदा हुई कि बोगी में यह एक अनजान अकेली महिला है। ऐसे में दरवाज़ा बंद करना उचित नहीं है। यह अजब गजब मोहतरमा न जाने क्या है, किस ख्याल की है। स्टेशन पर ट्रेन पहुँचते ही कहीं कोई तमाशा न खड़ा कर दे। पैसों को लेकर अपनी नादानी पर भी मैं परेशान हो रहा था। वापस सीट पर पहुंचा तो देखा वह अपनी चादर पर ही आंचल का ही छोटा सा तकिया बनाए उसी पर सिर रख के चित लेटी हुई थी। कुर्ती नीचे से ऊपर की ओर स्तनों की गोलाई के आरंभ बिंदु तक उठी हुई थी और साड़ी उसके स्त्रीअंग के आरंभ बिंदु को छू रही थी, और इन दोनों के बीच बड़े विशाल हिस्से के बीच से थोड़ा नीचे उसकी बड़ी सी वक्री नाभि किसी सरोवर में उभरी सूक्ष्म टापू सी लग रही थी। वकील साहब की यह बात सुनते ही मुझे जोर से हंसी आ गई। मैंने कहा वाह भाई वाह, इस समय आप वकील नहीं कुशल किस्सा गो लग रहे हैं। पूरा दृश्य साक्षात सामने रच दिया। एक और बात की, हालांकि आपके साथ बड़ी नकारात्मक बात हुई, लेकिन उसको बताने में भी आपको आनंद बहुत आ रहा है। इससे उस समय के आपके आनंद रस का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे आपने जिस जोरदार ढंग से उसकी नाभि का वर्णन किया, उसके स्वरूप के हिसाब से बाकायदा नाम के साथ किया, तो शास्त्रों में इनके बारे में वर्णित कुछ बातें याद आ गई हैं। मुझे लगता है कि उन्हें बताने का यही उचित समय है। या तो आप जानते ही हैं कि शास्त्रों में नाभि को मानव जीवन का ऊर्जा केंद्र कहा गया है। आयुर्वेद, योग, ज्योतिष शास्त्रों में नाभि के बारे में बड़ी गूढ़ व्यापक बातें लिखी हुई हैं। इनमें नाभि के स्वरूप को देखकर स्त्री या पुरुष की स्वभाव या आचरण का है या जानने का विशद वर्णन किया गया है। आज भी बहुत से हस्तरेखा विशेषज्ञ नाभि भी देखकर उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं। आपने अब तक उस महिला का जैसा स्वभाव उसकी नाभि को वक्री बताया, उसके लिए इतना ही कहूँगा कि समुद्र शास्त्र में ऐसी महिलाओं को बातूनी तुरंत ही मेल जोल करने वाली, अति आत्मविश्वासी, मौज मस्ती में डूबी रहने, बहुत ही खुले विचारों वाली बताया गया है। यह सारी बातें आपकी वह महिला सयात्री चरितार्थ करती दिख रही है। यह सुनकर वह कुछ देर मुस्कुराने के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, नाभि शास्त्र तो मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए आपकी बातों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये 8-10 तरह की होती है, इतना भर जानता हूँ। तो मेरे आने तक वह इतनी बेख्याली में इस तरह लेट चुकी थी, जिसे देखकर वह करना क्या चाहती है
मैं ऐसा कुछ समझने का प्रयास नहीं कर रहा था, क्योंकि वह सब कुछ तो एकदम स्पष्ट दिख रहा था। नीचे साड़ी घुटनों से ऊपर उठी हुई थी। उसने आधी जांघों तक को आज़ाद किया हुआ था। दरवाजे को जिद करके बंद करवाने, कपड़ों से इस तरह दुश्मनी निभाने से उसका आशय साफ पता चल रहा था। समझना तो मुझे यह था कि अब मुझे करना क्या है, या जो खेल खेलना चाह रही है उसमें मुझे शामिल होना चाहिए कि नहीं। मेरा मन तन दिमाग क्या कह रहा है, मन पर ध्यान लगाया तो यह विचलित मिला। असमंजस में डूबता उतराता मिला कि इसके साथ इसके खेल में शामिल हो, इसके बदन से अपने बदन का संगीत पूरे सुरताल में बजाओ। अगले पल कहता नहीं, संगीत पवित्र होता है, ऐसा करना संगीत की पवित्रता को पद दलित करना होगा, संगीत रस को भंग करना होगा, किसी के साथ धोखा होगा। इसलिए इसके खेल से दूर रहो और पवित्रता को बनाए रखो। इसके साथ ही तन फिर काउंटर करते हुए कहता, खेल खेल होता है, उसमें पवित्रता अपवित्रता की बात करना, इस खेल को ना समझना है मूर्खता है। जब खेल को दोनों ही पक्ष खेलने के लिए तैयार हों, तो उसे पूर्ण निष्ठा के साथ खेलना दोनों ही पक्षों का कर्तव्य है। न खेलना खेल का अनादर है। अपने इन तर्कों के साथ मन मुझसे जबरदस्त विद्रोह करने पर उतारू हो गया। इस विद्रोह को नियंत्रित करना मेरे लिए प्रतिपल असंभव होता जा रहा था, क्योंकि दूसरा पक्ष इस विद्रोह को बराबर हवा पानी दे रहा था, उसे पूरी ताकत से भड़काया जा रहा था। वह मुझसे बिना हिचक पत्नी से मेरे पर्सनल रिश्तों को लेकर ऐसी बातें छेड़ रही थी जो बगावत को और आग लगाए जा रही थी। वह बार बार एक हाथ उठाकर कभी बेल्ट के बक्कल को छूती, कभी शर्ट की कोई बटन खोल देती। उसके इस खेल कूद से बेल्ट के ऊपर की ओर 3 बटन खुल गई। उसका हाथ शर्ट के अंदर तक चहलकदमी करने लगा। वह उन बातों पर भी हंस रही थी जिन बातों पर हंसने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। लगता जैसे थोड़े बहुत नशे में हो। उसका एक हाथ मेरे साथ तो दूसरा हाथ उसके ही पेट, नाभि, जांघों के भीतर तक खेल की तैयारी कर रहा था। जल्दी ही उसने मेरे तन मन की बगावत की आग में घी और घी झोंक कर आग इतनी भड़का दी कि हर तरफ आग ही आग फैल गई। उस प्रचंड तपिश से बचाऊं खुद को या हबी बनहोम हो जाने दूं, या तय करने ही जा रहा था कि उसने पैंट के अंदर हथेली डालकर मुझे खींच लिया नीचे। मैं उसके ऊपर ही गिरते गिरते बचा। तब मैंने सोचा नहीं, बल्कि तय किया, खेल के मैदान में जब इसने उतार ही लिया है तो इसे पूरा खेल खेल कर ही नहीं, जीत कर भी दिखाऊंगा। या इस अंदेशे में न रहे कि यह बहुत बड़ी खिलाड़ी है। मैदान में मेरे उतरते ही वह खिलखिला कर हंस पड़ी अपनी सफलता पर कि आखिर उसने मुझसे खेल शुरू करवा ही लिया। उसने बिना प्रेस वाली मेरी पैंट शर्ट ही नहीं बल्कि बाकी कपड़े भी सीट पर संभाल कर रख दिए। अपने सारे कपड़े सिर के नीचे रखकर तकिया थोड़ा और मोटा कर लिया। खेल में मैं उसकी जबरदस्त खिलंदड़ी शैली, गठे बदन से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे पूरा विश्वास तब भी था, आज भी है, कि वह भी मुझसे बहुत प्रभावित हुई होगी। मेरी तरफ से उसे खेल में कोई कमी नहीं मिली होगी। वकील साहब की इतनी बातें सुनकर मैंने कहा, वो आपसे प्रभावित हुई या नहीं, मुझे यहाँ इस बात का कोई अर्थ नहीं दिखता, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ खेल खेलना उसका उद्देश्य ही नहीं था। उसका तो जो लक्ष्य था उसे पाने के लिए उसने इस खेल को रास्ते की तरह प्रयोग किया। उसकी लक्ष्य प्राप्ति में आप उसके टूल बने रहे बस। मेरी इस बात पर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कुछ क्षण मुझे देखा, फिर बोले, सही निष्कर्ष तो बात पूरी होने पर ही निकल पाएगा। आगे क्या हुआ कि हम दोनों ही अगल बगल लेटे हुए थे, एकदम मिले हुए। ट्रेन की रफ्तार फिर कम होने लगी थी, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा हिल रही थी। हम दोनों को भी एक निश्चित लय में हिलाई जा रही थी और हमारे हाथ एक दूसरे के साथ खेल रहे थे।
हाँफते बदन को राहत पहुंचाने में लगे थे। अचानक ही ट्रेन तेज खटर पटर की आवाज़ के साथ जल्दी जल्दी ट्रैक बदलने लगी। लेकिन हम दोनों को कोई जल्दी नहीं थी ट्रैक बदलने, कपड़े पहनने, अपने चेहरे को छिपा कर नकली चेहरे लगाने की, क्योंकि दरवाजे बंद थे। मगर इस ट्रैक परिवर्तन की तेज़ आवाज़ ज़्यादा हिलने डुलने के कारण बच्चे की नींद खुल गई। वह कुनमुनाया, फिर रो पड़ा। वह बड़ी खुशी खुशी बोली, सब जगाए दिहन भैया का। यह कहती हुई वह उठी और करीब करीब भागी भागी गई बाथरूम। हाथ मुंह अपनी छातियों को अंदुरी में पानी ले लेकर खूब अच्छे से धोया। विशेषकर निपुल को फिर जल्दी से आकर बच्चे को गोद में लिया और दूध पिलाने लगी। इस बीच गाड़ी उस स्टेशन पर रुकी नहीं, बल्कि उसे पार करती चली गई। एक बार फिर ट्रैक बदलने की तेज आवाज़ हुई। हिचकोले भी खूब ज़्यादा लगे। जल्दी ही गाड़ी ने अपनी स्पीड पकड़ ली। तभी उसके बच्चे ने पेशाब कर दी तो वह बच्चे को बुलकारती हुई बोली, ई का कह दियो है। बच्चे ने न जाने क्या समझा कि मुस्कुरा दिया। वह बार बार कहती, वह बार बार मुस्कुराता। आखिर वह उसको उसके कपड़े लेकर उठी कि जाकर बाथरूम में साफ कराए, लेकिन उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। जब हाथ वगैरह धोकर आई थी तो सीधे बच्चे को दूध पिलाने लगी थी। किनारे पड़ी धोती ऊपर खींच ली थी बस। अब बच्चा पकड़े कपड़ा पकड़े कि खुद कपड़े पहने, उसकी मुश्किल देखकर मैंने कहा, अरे चली जाओ, ऐसे ही आकर पहन लेना। वह मेरी बात पूरी होने से पहले ही चली गई। उसके पास कोई और रास्ता तो था नहीं। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।